नमस्कार। अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। नेपाल इन दिनों उबाल पर है। पिछले 24 घंटे से काठमांडू की गलियां युद्ध भूमि बनी हुई हैं। राष्ट्रपति भवन, संसद और सुप्रीम कोर्ट तीनों ही जगह अब जनता का कब्जा है। सरकार ने प्रदर्शनकारियों की मांगें मान भी ली, लेकिन गुस्से की आग ठंडी होने का नाम ही नहीं ले रही है। राजधानी काठमांडू की सड़कों पर हजारों हजार नौजवान निकले हुए थे, जिनकी हाथों में नेपाल के झंडे, बैनर और तख्तियां थी। अपनी सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे थे। इन जेनजीज नौजवानों का गुस्सा ऐसा था कि प्रशासन चाह कर भी इन्हें काबू में नहीं कर पाया। हालात बिगड़ते देख पुलिस प्रशासन ने गोली चलाई और 20 से अधिक लोगों की मौतों की पुष्टि हो गई। इस प्रदर्शन की तात्कालिक वजह बताया गया है नेपाल में लगाए गए सोशल मीडिया पर बैन को। आज के वीडियो में हम इसी का विश्लेषण करेंगे और बताएंगे कि ये हिंसा भड़का कैसे और अब शांत होने का नाम क्यों नहीं ले रहा है। साथ ही ये भी बताएंगे कि क्या इस हिंसा की वजह केवल सोशल मीडिया ही था। 4 सितंबर से नेपाल में 2 दर्जन से ज़्यादा सोशल मीडिया साइट्स को बैन कर दिया गया, जिनमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म शामिल हैं। लेकिन इन प्रदर्शनों के पर्दे यदि आप खोलेंगे तो भ्रष्टाचार, गठबंधन की राजनीति की जो जटिलता है नेपाल में, और राजनीति में नेपाल के जो जमे जमाए राजनीतिक किरदार हैं, उनकी जड़ता भी नजर आने लगती है। न्यूज एजेंसी एफपी से बातचीत करते हुए 24 साल के युजन राज भंडारी, जो कि नेपाल के रहने वाले हैं, उन्होंने कहा कि हम सोशल मीडिया पर प्रतिबंध से तो परेशान हैं, लेकिन यही एकमात्र कारण नहीं है जिसके लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए और प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल हम नेपाल में संस्थागत भ्रष्टाचार यानी इंस्टीट्यूशनल करप्शन के खिलाफ हैं, इसलिए आज इतनी बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन करने आए हैं। नेपाल के युवाओं का कहना है कि सोशल मीडिया बैन करके सरकार अपनी आलोचना से बचना चाहती है। सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना करना आसान भी होता है, बिना रोक टोक के लिखा जा सकता है। सरकार को इस बात से दिक्कत है, इसलिए लड़कर प्रदर्शन कर रहे थे। काठमांडू पोस्ट ने लिखा है कि अस्पताल में दर्जनों छात्रों को भर्ती करवाया गया है, जिनमें से लगभग 20 की हालत गंभीर है। यानी हताहतों का आंकड़ा बढ़ने की अभी और आशंका है, जो आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा। अखबार के मुताबिक पुलिस ने छात्रों पर सीधे गोली चलाई है। उन्होंने नेशनल ट्रॉमा सेंटर अस्पताल के डॉक्टर दीपेंद्र पांडे के हवाले से लिखा है कि कई छात्रों के सिर और सीने पर गोली लगी है। जानकार कहते हैं कि मौत की वजह से प्रोटेस्ट और वायलेंट हुआ, और यही नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा के लिए परेशानी का सबब बन गया। 4 सितंबर 2025 यह वह तारीख थी जब नेपाल के लोगों ने फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म खोले तो खुल नहीं रहे थे। फ़ोन पर एरर लिखा आ रहा था। फिर लोगों ने ब्राउज़र से इन्हें खोलने की कोशिश की, लैपटॉप वगैरह पर भी लिखा। तब स्क्रीन पर 3 तरह के एरर आए, जिसमें समथिंग वेंट रॉन्ग, दिस साइट कैनॉट रीच्ड या सफारी कैनॉट कनेक्ट टू द सर्वर, जो एप्पल वाले हैं उनके लिए आ रहा था। ऐसा एक के साथ नहीं हुआ, सभी के साथ हुआ। खोलने जाते एरर लिख के चला आता। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स कहती है कि नेपाल की 90% आबादी इंटरनेट चलाती है। जब एक साथ इतने लोगों को सोशल मीडिया ना चले तो एक तरह का पैनिक तो क्रिएट हो ही जाता है। आप खुद भी ये याद कीजिए कि जब अपने यहाँ कभी कभी व्हाट्सएप डाउन हो जाता है तो कैसा लगता है। और इसी पैनिक के बीच सबको जानना था कि ये हो क्या रहा है, क्यों नहीं चल रहा है, किसी का भी क्यों नहीं चल रहा है। फिर इसका जवाब खुद सरकार ने दिया। नेपाल की सरकार ने कहा कि हमने ही सोशल साइट्स को बैन किया है। सरकार ने तर्क दिया कि हमने सभी सोशल मीडिया कंपनीज को रजिस्ट्रेशन के लिए 28 अगस्त से 7 दिन का वक्त दिया था। इन्हें नेपाल में रजिस्टर करना था। ये समय सीमा 3 सितंबर की रात में खत्म हो गई और उसके बाद से ही कई सोशल मीडिया कंपनीज ने यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। जिन्होंने नहीं करवाया उन्हें बैन कर दिया गया है। जिन कंपनीज ने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी की उन्हें बैन नहीं किया गया, जैसे टिकटॉक बैन नहीं हुआ है। ये बात 4 को हो गई। इसके 3 दिन बाद यानी 7 सितंबर को नेपाल मीडिया में खबर चली कि 8 सितंबर को नेपाल के छात्र करप्शन के खिलाफ एक प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। करप्शन और इनइक्वालिटी इसका मुख्य मुद्दा बताया गया। ये भी बताया गया कि इसमें जेनजीज शामिल होंगे और कोई भी राजनीतिक दल इन प्रदर्शनों का समर्थन नहीं करेगा।
काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने पहले ही इन प्रदर्शनों का समर्थन दे दिया था। प्रधानमंत्री ओली ने भी कहा था कि लोगों का समर्थन का अधिकार है, वो सम्मान करते हैं, पर जब 8 तारीख को यह प्रोटेस्ट आयोजित हुआ तो ये उग्र हो गया। सरकार इसे संभाल ही नहीं पाई और इन्हीं ओली की पुलिस ने छात्रों पर सीधे गोली चला दी। छात्रों के सिर और सीने पर गोली चलाई गई। ओली ने वैसे ये जरूर कहा कि कोई उनके देश को कमजोर नहीं कर सकता, जो ऐसा मंसूबा रखता है बख्शा नहीं जाएगा। शुक्र है कि अब तक नेपाल की सरकार को किसी तरह की कॉन्स्पिरेंसी नजर नहीं आई, वरना इस तरह के आंदोलनों में सबसे पहले दुश्मन पार्टी या दुश्मन देश के तत्व ही जोड़ दिए जाते हैं। पुलिस एक्शन को जायज ठहरा दिया जाता है। देखो, फलाने देश में फलानी पार्टी के लोग देश की अखंडता को खत्म करना चाहते हैं, पर सोशल मीडिया बैन से एक लोकतांत्रिक देश की छवि को ठेस तो पहुंचती ही है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद नेशन स्टेट्स का तस्वुर बढ़ता गया। नए नए देश वजूद में आए। देश चलाने के लिए अलग अलग तरीके भी दुनिया ने देखे। इनमें सबसे कारगर तरीका लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला ही आज तक हम देख पाए हैं। सबके कुछ अपवाद होते हैं। बुराइयां लोकतंत्र में भी कुछ हो सकती हैं, तो बाकी सिस्टम की तरह इसके भी दिक्कतें होंगी, लेकिन सबसे बेहतर हमें लोकतंत्र ही नज़र आता है। तमाम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में फिर हमने ये भी देखा है कि मीडिया इन लोकतांत्रिक देशों की चुनी हुई सरकारें उनको काबू में रखता है, सवाल करता है। अब यहाँ हम उन देशों की बात नहीं कर रहे हैं जहाँ पर नाम का लोकतंत्र है लेकिन तानाशाही चल रही है। वहाँ मीडिया के साथ सोशल मीडिया पर भी बैन कर दिया गया है ताकि कोई सरकार की आलोचना कर ही ना पाए, जैसे रूस है, नॉर्थ कोरिया है, ईरान है और अपना खुद का पड़ोसी देश चीन भी है। आप इन सब देशों में लाखों लोगों से बात करेंगे, इनमें ऑफिशियल टाइटल्स देखेंगे तो पीपल, डेमोक्रेसी, इन सब का बड़ा जोर रहता है, लेकिन तंत्र की जो शक्ति है वो लोगों के पास वहाँ है ही नहीं। जब लोकतांत्रिक देशों में मीडिया कमजोर पड़ा तो लोगों ने सोशल मीडिया का सहारा लिया। कुछ लोगों ने एक अल्टरनेट मीडिया खड़ा करने की कोशिश भी की। इन लोकतांत्रिक देशों में यह बात भी सुनिश्चित करवाई गई कि आम नागरिक भी सोशल मीडिया पर खुलकर लिख सके। फिर आप में से कई लोगों ने अरब का स्प्रिंग का भी दौर देखा है। जिन्होंने नहीं देखा उन्होंने सुना है कि कैसे सोशल मीडिया से कई देशों में क्रांति की लहर आई है। कई देशों में सफल रही, जैसे मिस्र में तानाशाह हुस्न मुबारक की 30 साल की हुकूमत गई। 2012 में पहली बार वहाँ लोकतांत्रिक सरकार चुनी गई। मोहम्मद मुर्सी राष्ट्रपति बने। यानी एक समय सोशल मीडिया की वजह से लोकतंत्र को मजबूत रखने का काम भी तो हुआ है। हम यह बात भी अच्छा तरह जानते हैं कि सोशल मीडिया के जरिए गलत काम भी हो सकते हैं। बात डॉक्यूमेंट की हो चुकी है। इसके जरिए चुनाव प्रभावित किए गए हैं। किसी खास धर्म या जाति के लोगों के खिलाफ नफरत फैलाई गई है, हिंसा फैली है, लोग मारे गए हैं और इसमें बाकायदा सोशल मीडिया की गलती सामने भी आई है कि उनकी तरफ से जानबूझकर एल्गोरिदम को बनाया ही इस तरीके का गया है कि हिट बढ़े। पर नेपाल के केस में फिलहाल कुछ ऐसा होते हुए नहीं दिखता है। कुछ दिन पहले नेपाल की सरकार ने सोशल मीडिया के प्रबंधन के लिए एक विधेयक पेश किया था। अभी तक वहाँ की संसद से पास तो नहीं हुआ है, इसलिए हम क्लियर कर दें कि बैन वाला फैसला इस कानून के जरिए या तो संभावित कानून है, अभी बना नहीं है, उसके जरिए नहीं लिया गया है। यह फैसला नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद आया, जिसमें कहा गया है कि सभी सोशल मीडिया कंपनीज को मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर रजिस्टर करवाना होगा। उनके यहाँ रजिस्टर करना होगा। सरकार कहती है कि हमने बस इसका पालन किया। नेपाल के सेंटर फॉर मीडिया रिसर्च के डायरेक्टर उज्ज्वल आचार्य ने इस फैसले को गुमराह करने वाला बताया। वहीं द हिंदू अखबार से उन्होंने कहा है कि सरकार ने आकलन किए बिना ही फैसला ले लिया है। इसका आम नागरिकों पर असर क्या होगा? यह फैसला नेपाल की लोकतांत्रिक प्रतिष्ठा को लंबे समय तक नुकसान पहुंचाएगा और दुनिया भर में हमारी एक नेगेटिव इमेज भी बनेगी। जय राष्ट्रीयता, जय युवा जैसे नारों के साथ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि सोशल मीडिया प्रतिबंध एकमात्र मुद्दा नहीं है। प्रोटेस्ट का एक मुद्दा करप्शन भी है। नेपाल में करप्शन के दर्जनों चर्चित केस सुनने को मिल जाएंगे। 2024 में ललित निवास लैंड स्कैम का खुलासा हुआ था, जिसमें करोड़ों रुपए की अवैध जमीन की बेच दी गई। फायदा कई बड़े राजनेताओं को हुआ था। 175 लोगों का नाम स्कैम में आया था, पर अब तक कोई एक्शन लिया ही नहीं गया है। फेक भूटानीज रिफ्यूजी स्कैम भी बड़ा चर्चा में रहा है। नेपाल की सरकार ने भूटान से 27 लोगों के लिए कैंप बनाए, करोड़ों खर्च किए, पर इसमें नेपाली ही रह रहे थे।
एक केस और है दुर्गा परसाई का, वो भी आप सभी ज़्यादा जानते हैं। ये वही आदमी है जो मई महीने में नेपाल में राजशाही वापस लेने के लिए प्रोटेस्ट करवा रहा था। इसने मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए नेपाल के बैंक से पैसे लिए पर अब तक चुकाए ही नहीं हैं। अप्रैल महीने में इसे पुलिस ने इंडिया नेपाल बॉर्डर के पास झापा गांव से गिरफ्तार किया था। अब इस आदमी ने जो घोटाला किया है उसका पैसा कैसे वसूला जाएगा, न ओली को आइडिया है और न ही किसी दूसरे नेता को है, क्योंकि एक समय यह आदमी खुद ओली का अच्छा दोस्त हुआ करता था। यानी करप्शन नेपाल में वाकई है और यही एक बड़ी समस्या है, इसलिए भी सरकार का विरोध हो रहा है। वापस आते हैं सोशल मीडिया बैन पर। मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि नेपाल के करीब 70 लाख लोग पढ़ाई लिखाई रोजगार के लिए देश से बाहर रहते हैं। ऐसे में वो आसानी से सोशल मीडिया साइट्स के जरिए घर वालों से जुड़े रहते हैं, बातचीत करते हैं। इन प्रतिबंधों के बाद सरकारों से जुड़े रहने में बहुत परेशानी आ रही है और इस चीज़ का लोगों को बहुत डर था। खैर, जैसे हमने पहले बताया कि नेपाल में टिकटॉक चल रहा है और वहीं पर लोगों में प्रोटेस्ट में शामिल होने की अपीलें भी जारी हो रही हैं। टिकटॉक पर नेपो बेबी ट्रेंड भी चल रहा है, जिसमें नेताओं के बच्चों को ऐशो आराम भरे जीवन की तस्वीरें और वीडियो पोस्ट की जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ गांव में रहने वाले लोगों का कठिन जीवन भी दिखाया जा रहा है। पुलिस सिर्फ काठमांडू ही नहीं बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में भी निगरानी कर रही है कि वहां और हिंसक प्रदर्शन शुरू ना हो जाए। आखिर में सवाल किया गया कि नेपाल के युवा चाहते क्या हैं। प्रदर्शन को 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है और इस एक दिन के भीतर काठमांडू में बहुत कुछ बदल गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा का इस्तीफा हो चुका है। विपक्षी दल राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के 25 से ज़्यादा सांसद सामूहिक इस्तीफा दे चुके हैं। कई मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। नेपाल के संसद भवन से लेकर सुप्रीम कोर्ट अब प्रदर्शनकारियों के जद में है और पूरे काठमांडू पर आम जनता का कब्जा है। बावजूद इसके प्रदर्शनकारी वापस लौटने को तैयार नहीं हैं। कई मंत्री निशाने पर हैं। यहाँ तक कि नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा पर हमला किया और उनकी पिटाई कर दी। प्रदर्शनकारियों ने वित्त मंत्री को सड़कों पर दौड़ा कर पीटा है, जिसका वीडियो आप सभी सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहा है उसे देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि ये मांग किस लिए हो रही है और अभी प्रदर्शन रुक क्यों नहीं रहा है। पहली मांग तो है रोजगार का। 15 से 24 साल का जो आयु वर्ग है उसमें बेरोजगारी दर 22% है और जैसा हमने पहले बताया नेपाल के लगभग 70 लाख लोग देश से बाहर रहते हैं। आप नेपाल की पॉपुलेशन को यानी जो 3 करोड़ से भी कम है उसके बराबर 70 लाख जब रखते हैं तब एक बहुत बड़ा नंबर तैयार होता है और इसलिए युवाओं में असंतोष है। नेपाल में रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं। कई लड़के नेपाल में ऐसे हैं जो इंडियन आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं, लेकिन जब से भारत सरकार में अग्नि योजना आई है तब से नेपाल की सरकार ने उस भर्ती पर भी रोक लगा कर रखी है। दूसरी मांग सरकार से जुड़ी हुई है। नेपाल के युवाओं की एक कामराय है कि लोकतंत्र बेहतर ऑप्शन है, पर वो नए ऑप्शन की तलाश पर रहते हैं। लोकतंत्र में ही जैसे शेर बहादुर देउबा, पुष्प कमल प्रचंड और केपी शर्मा ओली हैं, यही सरकार बदलते रहते हैं। अलग अलग गठबंधन में नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाली कांग्रेस जैसी पार्टियां के अलावा कोई नई चीज़ नहीं आ रही है और युवा इस पैटर्न से ऊब चुके हैं, इसलिए भी वो प्रदर्शन कर रहे हैं। संक्षेप में कहें तो नेपाल का ये आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया बैन का विरोध नहीं है, ये नई पीढ़ी की क्रांति है, जहां युवा न सिर्फ इंटरनेट चाहते हैं बल्कि एक ऐसा देश भी चाहते हैं जिसमें भ्रष्टाचार ना हो, रोजगार हो, राजनीति में नई सोच आए। लेकिन सवाल यह है कि जिन हाथों में आज झंडे और तख्तियां हैं, क्या कल वही हाथ किताबें और रोजगार के कागजात थाम पाएंगे? क्योंकि जिन आंखों में आज आंसू और आक्रोश बह रहा है, कल उनमें उम्मीद और भरोसा लौटेगा। नेपाल की गलियों में गूंजते ये नारे सिर्फ विरोध के नहीं हैं, ये उस सपने की तलाश है जिसे हर युवा दिल में पालता है। एक ऐसा देश जहां उनकी आवाज़ दबाई न जाए, जहां उनका भविष्य छीना न जाए। शायद यही वजह है कि काठमांडू की ठंडी हवाओं में भी आज एक गर्म सवाल तैर रहा है, क्या इस बार बदलाव सच में आएगा या फिर यह आंदोलन भी इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएगा? आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। यदि इस वीडियो को आप YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें। धन्यवाद।